हेलो एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों जो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे आपको कोई भी 5 सवाल पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू आंसर एनी 3। एवरी डिस्टिंग्विश बिटवीन कैरीज 2 मार्क्स। बच्चों यहाँ पे बच्चों मैंने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन जो भी इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं everything I have covered. So once you go through this lecture, आपके पूरे distinguish between for this chapter will be done. I am ensuring that I give you all chapter wise, question wise lectures so that for every chapter once you go through that lecture आपके वो सारे problems cover हो जाएंगे and आपका बहुत अच्छा confidence हो जाएगा एग्जाम से पहले and you will definitely be able to score very good marks in economics बच्चों। So without any further delay, let's begin with today's lecture। सबसे पहला distinguish between हमारा है individual demand and market demand। Individual demand is the quantity of a commodity demanded by an individual single consumer at a given price during a given period of time। जब भी हम डिमांड के बारे में बात करते हैं हमें कौन से टाइम पीरियड में और कौन से प्राइस पे ये डिमांड है ये भी लिखना जरूरी होता है। जब सिंगल कंज्यूमर का डिमांड होता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, सो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स। सारे कंज्यूमर्स की मिला के जो डिमांड है उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। अगेन एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे हमने लिखा और यहां पे भी हमने लिखा है गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फर्क क्या है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर और ऑल कंज्यूमर्स, दिस इज द डिफरेंस। ओके, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड में क्या आएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल and market demand curve. Simple. Next, individual demand is always less than market demand. Now obvious है ना, ये तो बहुत लॉजिकल है कि एक इंडिविजुअल की जो डिमांड रहेगी वो सारे मार्केट के कंपैरिजन में कम रहेगी। मार्केट डिमांड में क्या आएगा? मार्केट डिमांड is always more than individual demand. And last, for a producer, individual demand is less important for the purpose of analysis. कोई भी जब प्रोड्यूसर है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की डिमांड कितनी है। एक इंडिविजुअल की डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो उसका जब डिसीजंस लेने होते हैं प्रोड्यूसर को तो मार्केट किस तरह डिमांड कर रहा है ये वो देखेगा, राइट? सो अ प्रोड्यूसर एनालाइजेस मार्केट डिमांड बिफोर टेकिंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन। नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी लॉजिकल, राइट? तो ये 4 पॉइंट्स है आपके बच्चों इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड में। क्लियर? Let's move to the next distinguish. Direct demand and indirect demand. Direct demand क्या होता है? The demand for a commodity which directly satisfy wants of the consumers is called direct demand. और indirect मतलब the demand for goods which are needed in order to produce finished goods is called indirect demand. मतलब जहां पे भी प्रोडक्शन चल रहा है वहां पे वो जो भी डिमांड करते हैं चीजों की वो इनडायरेक्ट डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर हम शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स ये डिमांड की बात करेंगे सो दैट विल बी डायरेक्ट डिमांड बिकॉज डायरेक्ट कंज्यूमर्स इसे खरीदते हैं। लेकिन जहां पे भी कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो डिमांड करेगी दे विल नीड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डाइज, वेरियस डिजाइंस। तो ये जो भी डिमांड होती है this is generated because उन्हें वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है, राइट? तो इसीलिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, ऑल कंजम्पशन गुड्स और फिनिश गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। हम और आप जैसे कंज्यूमर्स जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्ट डिमांड हो जाएगी। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, क्लॉथ, हाउस एटसेट्रा, दिस इज डायरेक्ट डिमांड। एंड डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड। क्लियर हो गया ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड का? लेट्स मूव नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy one single want, एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे गुड्स जब डिमांड हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब अगर मुझे चाय पीनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए।
सेम डिमांड, डिमांड क्या है, एक कप चाय, राइट, बट डिफरेंट कमोडिटीज आर डिमांडेड फॉर दैट पर्टिकुलर वांट, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होगी, देखिए, कॉम्पिटिटिव डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, मतलब मुझे या तो चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तो ये दोनों की जो डिमांड है, दिस विल बी कॉम्पिटिटिव डिमांड। गेटिंग इट? आगे एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, मतलब कार अगर चाहिए तो ऐसे ही नहीं चलेगी ना, पेट्रोल के साथ चलेगी, सो यू विल नीड कार एंड पेट्रोल टुगेदर, यू विल नीड अ पेन एंड अ रीफिल टुगेदर, मोबाइल है तो चार्जर भी साथ में चाहिए, है ना, सो ये हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, राइट। और कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या है, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, शुगर, जैगरी, मतलब आइदर और जब आता है तो हो जाता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, और जब साथ में आता है दिस एंड दिस, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, ये जब होता है तो हम कहेंगे दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ओके। एंड लास्ट, if price of one product rises, the demand for complementary product will fall, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली जो कार सेल्स है उस पे फर्क पड़ता है, वो कम हो जाते हैं, है ना। इसका ठीक ऑपोजिट होगा, when if the price of one product rises, demand for the substitute will increase, मतलब किसी दिन अगर पेप्सी ने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली हम पेप्सी कम खरीदेंगे, कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। चलो नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। बच्चों वो लेक्चर याद करिए जहां पे चेंज इन डिमांड और वेरिएशन इन डिमांड हमने पढ़ा था। चेंज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, और वेरिएशन इन डिमांड इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहां पे हमें चाहिए इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। लेट अस सी, व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, व्हाई, than before at the same price, प्राइस में कोई चेंज नहीं होती है तो हम उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, इसका ऑपोजिट एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होगा, एक्सपेंशन रिफर्स टू राइज इन डिमांड, दोनों भी राइज है डिमांड में, लेकिन ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, लेकिन बाकी किसी फैक्टर्स के वजह से, प्राइस के वजह से नहीं, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, दैट्स व्हाई इट इज सेम प्राइस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्राइस रहेगा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन प्राइस हो गया, फॉल इन प्राइस हो गया तो बोलेंगे हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ओके। आगे, इंक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, like fashion, income, taxation policy, advertisements, etc. Favorable changes आ गए जिसके वजह से ज्यादा हम डिमांड कर पा रहे हैं, right? Expansion takes place solely due to fall in the commodity price. All the other factors are constant. बाकी किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज के वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम कहेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। नेक्स्ट, an increase in demand is indicated by a shift in the demand curve to the right. पूरा की पूरा डिमांड कर्व ही हमारा शिफ्ट हो जाता है, ओके। एक्सपेंशन इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व सेम है, सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड एंड दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। लेट्स लुक एट द डिमांड कर्व्स। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस इज कांस्टेंट, ऑलराइट, P जब प्राइस थी, क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q और हमारा डिमांड कर्व वाज DD। अब बिकॉज ऑफ अदर फेवरेबल चेंजेस, दो द प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड हैज गॉन अप टू Q1, तो अभी हमारा डिमांड कर्व है D1, तो क्या हो गया, डिमांड कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो गया। नाउ लेट अस लुक एट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हुआ है, सी, ओरिजिनल प्राइस थी P और ओरिजिनल क्वांटिटी थी Q, सो दैट इज व्हाई DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब यहाँ पे हमारी प्राइस कम हो गई है, पहले P थी अब कम होके P1 हो गई, सो बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड अभी Q1 हो गई है, दैट इज व्हाई दो द डिमांड कर्व इज स्टिल द सेम बट देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इज दिस क्लियर? इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, राइट। चलो आगे,
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हमने देखा था बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। तो यहां पे हमें पूछा गया इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी का डिफरेंशिएशन। लेट अस सी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है किस चीज की वजह से? इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है तो हम इसे कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी है, लेट्स अज्यूम एक्स, उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई because of a change in the price of Y. See, in response to a change in the price of another commodity. Okay, same commodity की प्राइस नहीं चेंज हुई है, दूसरी कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है, जिसकी वजह से इसके डिमांड पे अफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ये जनरली हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए देखते हैं बच्चों, राइट? ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी EY से डिनोट करना है हमें, और क्रॉस इलास्टिसिटी EC। ओके, EY का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। चेंज इन Q अपॉन Q। ओके, चेंज इन Q इज व्हाट? देखिए, चेंज इन डिमांड एंड Q इज ओरिजिनल डिमांड, ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय Y अपॉन चेंज इन Y। Y इज व्हाट? योर इनकम, एंड चेंज इन Y इज योर चेंज इन द इनकम। सो ये आपका फॉर्मूला है फॉर इनकम इलास्टिसिटी, राइट? फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? देखिए, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन क्वांटिटी ऑफ x, मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ y अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ y। गेटिंग इट? इसे हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। इज दिस क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? चलो आगे। इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स, ये कब देखा था हमने गिफन गुड्स? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगर किसी ने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, 3 लॉज है हमें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तीनों लॉज बहुत ही थरली हमें करने हैं बच्चों। ओके, इस चैप्टर में हमें लॉ ऑफ डिमांड है। आई होप यू हैव गॉन थ्रू द लॉ। मैं यहाँ पे लेक्चर जरूर देने वाली हूँ जहां पे एक साथ आप पूरा लॉ कवर कर लोगे, assumptions, exceptions, everything. Alright? Inferior goods or given goods, ये क्या है? Exception to the law of demand, are generally consumed by people with low income. Okay? And superior goods are those goods which are generally consumed by people belonging to higher income group. Okay? तो example क्या है inferior goods के? पाव है, वनस्पति घी है, एटसेट्रा। और सुपीरियर गुड्स में क्या आएगा? प्योर घी, बासमती राइस, एटसेट्रा। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स, द डिमांड फॉर सच गुड्स आल्सो फॉल्स। यही हमने गिफन्स पैराडॉक्स में देखा हुआ है बच्चों, राइट? व्हेन प्राइस ऑफ सुपीरियर गुड्स राइजेस, द डिमांड फॉर सच गुड्स फॉल्स। ये तो हमने देखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड में, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होने वाली है। लेकिन सिर्फ गिफन गुड्स में ये एक्सेप्शन है that though the price is going down, the demand is also going to fall. All right? And last, this is an exception to the law of demand, and superior goods follow the law of demand. देखिए ये बहुत बहुत सिंपल है, ये distinguish between inferior goods and superior goods. All right? चलो next. प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। हमने ऊपर देखा था इनकम एंड क्रॉस, अब यहां हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। लेट्स सी। प्राइस इलास्टिसिटी refers to proportionate change in quantity demanded of a commodity to a proportionate change in price. प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी चेंज होती है तो हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी can be defined as percentage change in quantity demanded of a commodity in response to a change in income of the consumer. बाकी पहली लाइन, हाफ लाइन इज सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों भी जगह वही है, लेकिन एक जगह पे चेंज इन प्राइस के वजह से और दूसरे जगह पे है चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑलराइट, नेक्स्ट। प्राइस इलास्टिसिटी helps to measure degree of responsiveness of demand for a commodity
टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज के वजह से अलग अलग कैसे डिमांड में चेंजेस आएंगे, ये हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से। इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करेगी, इनकम के चेंजेस के वजह से प्राइस में क्या उतार, इनकम के चेंजेस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ये मेजर करेगा इनकम इलास्टिसिटी। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी हेल्प्स टू मेजर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम। ये देखिए, यहां तक का पार्ट पूरा आपका सेम है, चेंज इन, लेकिन चेंज इन व्हाट, यहाँ पे चेंज इन प्राइस और यहाँ पे चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। There are 5 types of price elasticity of demand. I hope you have revised this types of elasticity. Okay बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। क्या है 5 टाइप्स, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic and relatively inelastic demand. And 3 types of income elasticity क्या है, zero income elasticity, positive income elasticity and negative income elasticity. Okay, let us look at the formula. प्राइस इलास्टिसिटी बच्चों वी डिनोट विथ ईडी, ऑलराइट, और इनकम इलास्टिसिटी इज ईवाई। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन द प्राइस। ओके, एंड हमारा इनकम इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय income upon change in the income. All right, आगे unitary elastic demand and relatively elastic demand. What is unitary elastic? When a percentage change in the price leads to a proportionately same change in the quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. Same change हो गया तो unitary elastic. When a percentage change in price leads to proportionately more change in the quantity demanded, ज्यादा चेंज हो जाएगा अगर क्वांटिटी डिमांडेड में, तो हम इसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, यूनिटरी इलास्टिक में सेम चेंज और रिलेटिवली इलास्टिक में ज्यादा चेंज होगा, राइट। देखिए एग्जांपल, 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू अ 10% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ईडी क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे 10 अपॉन 10 मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, इसलिए ये हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। और रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगा, लेट अस सी, 10% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 15% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ईडी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो 15 अपॉन 10 इज 1.5, सो ईडी इज 1.5। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो गया और ईडी इज 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक। ओके, in case of unitary elastic demand, the slope of the demand curve is rectangular hyperbola, and in case of elastic demand, the demand curve has a flatter slope. All right, next, desire and demand. सबसे पहले desire का meaning क्या है, desire is an urge or a wish to have something. किसी भी चीज को पाने की जो आशा होती है, an urge or a wish, उसे हम डिजायर बोलते हैं। लेकिन डिमांड क्या है, इट इज डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी, दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब डिजायर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, रिलेशन विथ प्राइस। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिजायर एंड प्राइस, राइट। डिजायर तो डिजायर है, आप करो या मत करो परचेज, उससे कोई लेना देना नहीं है। डिजायर कोई भी रख सकता है, राइट। अ पर्सन हु डजंट हैव दैट मच इनकम, ही कैन डिजायर ऑफ ओनिंग एन एरोप्लेन समडे, राइट। तो डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमांड वो कर सकता है क्या, नहीं। सो डिमांड इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ प्राइस। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिजायर से कोई लेना देना नहीं है प्राइस का, लेकिन अगर डिमांड होगी इसका मतलब प्राइस से कनेक्शन है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है। एंड नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस। डिजायर हैज नो रिलेशन विद टाइम एंड प्लेस, मतलब डिजायर का टाइम प्लेस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक आशा है हमारी। लेकिन डिमांड हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्लेस एंड टाइम। सो डिमांड का प्राइस से, प्लेस से, टाइम से कनेक्शन है, डिजायर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मीनिंग पढ़ते हैं, देखिए,
expansion of demand refers to rise in the demand due to fall in the price only word is important here, okay? बाकी कोई भी फैक्टर्स चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस चेंज हो गई, इसके वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई तो एक्सपेंशन हो गया, और प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर डिमांड कम हो गई then fall in the demand due to rise in the price is contraction, okay? So that is number 1. आपको मीनिंग लिखना है सबसे पहले. सेकेंडली, डिमांड कर्व में कैसा मूवमेंट होता है? एक्सपेंशन जब होता है, याद करिए, एक्सपेंशन इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. नीचे डिमांड कर्व बनाया है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. पहले आपकी जो डिमांड थी ओरिजिनल, दैट इज P and Q, ऑलराइट. व्हेन देयर वाज अ फॉल इन द प्राइस, P1 हो गया तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया ना, दैट इज एक्सपेंशन, Q1 हो गया, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है उस पे मूवमेंट कैसा हो गया? यहां से यहाँ पे, पहले यहां था, अब यहाँ पे आ गया, मतलब देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द सेम डिमांड कर्व, राइट. हमारा जो डिमांड कर्व है वो सेम रहता है, सिर्फ वहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया है. सो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व जब एक्सपेंशन है. इसका ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शन में होगा. देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का कर्व आपको इस तरह से बनाना है. अब ओरिजिनल में क्या है? P and Q, राइट, और दिस B was the intersection point. अब प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया, जिसके वजह से डिमांड कम हो गई, डिमांड Q2 हो गई. तो जो इंटरसेक्शन है that has gone up now. So there is an upward movement on the same demand curve. देखिए, contraction is shown by an upward movement on the same demand curve. ओके बच्चों, इस तरह से आपको आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है. ऐसे प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको 100%. ओके, इस तरह से आपको होना चाहिए. पहले मीनिंग लिखना है, कैसा मूवमेंट है कर्व पे, और इस तरह कर्व बनाना है. और आपको लगेगा मैम ये डायग्राम बनाने में तो टाइम लगेगा, बट बिलीव मी इट विल हार्डली टेक 1 मिनट. ओके, बस आपको इस तरह एक्स और वाई एक्सिस बनाना है, एक आपको डिमांड कर्व बना देना है, और P और Q और P1 Q1 प्लॉट करना है. ओके, वेरी वेरी सिंपल, बट प्रैक्टिस चाहिए आपको. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज डिक्रीज मतलब ये हो गया हमारा चेंज इन डिमांड से रिलेटेड. ओके, तो लेट अस सी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का डिस्टिंग्विश. पहले तो मीनिंग देख लेते हैं. When more quantity is demanded than before at the same price, it is called increase in demand. Okay, प्राइस चेंज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो गई तो हम बोलेंगे इंक्रीज हो गई डिमांड. और सेम प्राइस पे अगर कम क्वांटिटी डिमांड हो गई, लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. ऑलराइट, तो पहले हमने ऊपर क्या देखा, कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में, वहां पे प्राइस चेंज हो रहा था, यहाँ पे सेम प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये किस में चेंज हो गया? चेंज हुआ तो आखिर किस में हुआ? तो देखिए, increase in demand takes place due to favorable changes in other factors such as income, fashion, taxes, etc. Okay, अगर हमारा इनकम बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर गवर्नमेंट का टैक्सेशन का पॉलिसी फेवरेबल है हमारे लिए तो डिमांड बढ़ जाएगी. लेकिन अगर ऑपोजिट है, अनफेवरेबल है, इनकम हमारा कम हो गया, अगर ज्यादा टैक्सेस हो गए फॉर सम रीजन, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड. सो डिक्रीज इन डिमांड takes place due to unfavorable changes in other factors. Okay, तो यहाँ पे हमें याद रखना है that price is constant and other factors में favorable या unfavorable changes आए हैं. And next is how demand curve appears. Okay, तो देखिए फोर्थ पॉइंट पे डिमांड कर्व अगर हम देखेंगे तो प्राइस कांस्टेंट है. P is the price in both the scenarios. पहले P प्राइस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी, इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरा D वाज माय डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व. अब प्राइस सेम है, P है प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हैज गॉन अप, अब वो Q1 हो गया है. सो मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो B हो गया, तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो ही चेंज हो गया. इसका मतलब डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट हो गया है राइट में. सो व्हाट एम आई गोइंग टू से इज इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट. मेरा डिमांड कर्व ही पूरा की पूरा शिफ्ट हो गया राइट में, तो मैं बोलूंगी इंक्रीज इन डिमांड. ओके, और डिक्रीज में क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया. प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस तो P थी, ओरिजिनल Q है डिमांड. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट A है
एंड डी इज माय ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब सेम प्राइस है लेकिन क्वांटिटी हैज गॉन डाउन, तो Q2 इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, जिसके वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा B हो गया और मेरा नया डिमांड कर्व D1, D2, D2 हो गया, ठीक है। और देन वी कैन सी दैट द शिफ्ट हैज अकर्ड एंड इट इज ऑन द लेफ्ट, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। गेटिंग इट? तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? मीनिंग व्हेन proportionate change in quantity demanded of a commodity is greater than the proportionate change in price, it is called relatively elastic. And it's the opposite. When proportionate change in quantity demanded is less than proportionate change in price, it is relatively inelastic demand. ठीक है? तो कैसे दिखाते हैं? जब ज्यादा होता है relatively elastic, ED is greater than 1 और inelastic के लिए ED is less than 1. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होता है? द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज फ्लैटर जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, और रिलेटिवली इनइलास्टिक के लिए स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर। ठीक है? नेक्स्ट, जनरली लग्जरी गुड्स हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड जो नेसेसिटीज होते हैं उनके लिए जनरली जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। ये डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन जब देखा था वो बहुत डिटेल में सब कवर किया है बच्चों। ओके, अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये सारे आपके पॉइंटर्स है सो दैट क्विकली आप इस तरह से लिख पाओ। एंड लास्टली आपको ये डिमांड कर्व भी बनाने हैं बच्चों। लेट अस क्विकली सी दोस डिमांड कर्व्स। देखिए, ओरिजिनल P एंड Q है प्राइस एंड क्वांटिटी एंड D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। जब मेरी प्राइस नीचे आ गई, P1 हो गई, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ गई है, Q1 हो गई है, तो यहां पे डिमांड इज मच मोर दैन द चेंज इन प्राइस, जिसके वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो फ्लैट है। ओके, सो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में क्या हो गया? जो डिमांड में चेंज है Q से Q1, दिस इज क्वाइट लेस देन द चेंज इन द प्राइस। प्राइस P से P1 हो गई। ओके, इसके वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो स्टीप है। Okay, so this is how you are going to write this distinguish between relatively elastic and inelastic demand. This perfectly elastic and perfectly inelastic demand. So perfectly elastic demand किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मीनिंग लिखेंगे हाँ। So when slight or zero change in price brings about infinite change in the quantity demanded, it is known as perfectly elastic demand. और perfectly inelastic मतलब when change in price has no effect on the quantity demanded, it is known as perfectly inelastic demand. Alright? तो किस तरह से हम इसे दिखाते हैं? देखिए, जब perfectly elastic होता है वो हम infinity से दिखाते हैं और perfectly inelastic होता है ED is 0. ओके, आगे डिमांड कर्व कैसे होता है? देखिए, यहाँ पे हमने देखा है डिमांड कर्व है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इनइलास्टिक जब होता है तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। एंड फोर्थ, इट इज ओनली अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, हेंस देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस तरह परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसी भी चीज की नहीं होती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है सॉल्ट, वाटर, मेडिसिन, ये जो चीजें हैं, नेसेसिटीज है, उनकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। With this, we have covered all the distinguish between possibly from this chapter 3A and 3B. I hope ये बहुत अच्छी से आपको समझ गए हैं बच्चों। अकेले अकेले ये lectures मत देखिए। If you are finding these lectures helpful, do share with your friends so that वो भी ये सारे chapters बहुत अच्छी से cover कर पाए। मिलती हूँ आपको next lecture में। Till then, take care.